नमस्कार। आज की इस सीरीज जिसका नाम है सेतु, जो कि एक कनेक्शन है हमारे संहिताओं का और क्लिनिकल प्रैक्टिस का, उसमें आज इस श्रृंखला में हम लगातार देखते आ रहे हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले हमने जनरलाइज बॉडी पेन को देखा, फिर लोकलाइज्ड और स्पेसिफिक बॉडी पेन्स को देखे, क्योंकि पेन जो आइडेंटिटी है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है। तो हम नर्वस सिस्टम में फर्स्ट सेगमेंट पेन, इस पे हम चले थे, जिसपे हमने वेदना और अंगमर्द के ऊपर यानी कि जनरलाइज बॉडी पेन पे पहली बात करी। फिर स्पेसिफिक बॉडी पेन में हेडेक और उसके बाद सर्वाइकल पेन एंड फ्रोजन शोल्डर और चेस्ट पेन, एब्डोमिनल पेन, ये जितने भी पेन है उनकी न्यूरोलॉजिकल सिचुएशंस पे और स्पेसिफिक सिचुएशंस पे हमने अभी तक चर्चा करी। इस तरीके से हमने हिप जॉइंट पेन के बारे में बात करी, आगे हम नी जॉइंट पेन पे भी बात करी और अब आगे हम एंकल जॉइंट पेन यानी कि गुल्फ संधि शूल पे बात करेंगे। गुल्फ ऐसा एक मर्म के बारे में बताया गया है जिसमें लगातार पीड़ा हो ऐसा नहीं होता और बहुत लंबे समय तक अगर इस पे आघात होता रहता है तब इसमें शूल बना रहता है। गुल्फो दो मणिबंधो दो, इस तरीके से मर्म के बारे में, गुल्फ के बारे में दो गुल्फ जो है, मतलब राइट लेग एंड लेफ्ट लेग यानी कि वाम और दक्षिण दोनों पैरों में गुल्फ संधि आती है। इस गुल्फ संधि में जब हम देखते हैं तो शूल जब क्रिएट होता है तो ये हमें वात की अनुभूति देती है, क्योंकि वात का स्थान कटी से नीचे है और जितने भी संधियां अगर वहां पर आती हैं तो उन सारी संधियों में वात का स्थान मूलतः आधारित होता है। गुल्फ संधि पे जब हम पेन देखते हैं तो दो तीन सिचुएशन हमारे दिमाग में आती हैं कि गुल्फ शूल जो है वो मर्माघात के कारण भी क्रिएट हो सकता है, यानी कि वहां पर एक्सीडेंटल इंजरी कुछ हो उसके कारण क्रिएट हो सकता है। और दूसरी अवस्था जो गुल्फ का जो पेन है वो आया है गृध्रसी की अवस्था में। वहां बताया गया है कि स्पिक उरु मतलब स्पिक यानी कि बटक्स, उरु यानी कि थाइस, जानू यानी कि नी, पाद यानी कि हमारी काफ मसल और हमारा जो पाद का एरिया है गुल्फ, वहां पर उस जगह पे भी पेन रहता है इन द केस ऑफ सियाटिका यानी कि गृध्रसी की अवस्था में। उस गृध्रसी की अवस्था में भी गुल्फ के शूल में आ सकता है। अब ये दो अवस्था तो हमारे सामने है। सिरा शैथिल्य की जो अवस्था होती है उसमें भी गुल्फ शूल रहता है और साथ ही साथ अगर हम देखें कि आघातज जो व्रण है वहां पर गुल्फ शूल अगर गुल्फ एरिया में हुआ है तो भी रहता है। ये तो हुई उसके लाक्षणिक अवस्था। हेतु क्या क्या हो सकते हैं? वात के सामान्य बढ़ाने वाले हेतु भी, जिसमें कि मूलतः आघात जो हेतु है, जो एक्सटर्नल हेतु है, जो आगंतुज हेतु है, वो हमारे लिए मूलतः गुल्फ संधि शूल का पेन हो सकता है, का कारण हो सकता है। हेतु नंबर 2 जो वात को प्रधानता, चना का बहुत ज्यादा इंटेक, बेसन का बहुत ज्यादा इंटेक, बेकरी आइटम्स का बहुत ज्यादा इंटेक, ये सब वात के जो प्रकोपक हैं, मतलब कि रुक्ष आहार का बहुत ज्यादा सेवन करना, जो हमारी डे टू डे लाइफ में चने के रूप में, हमारे बहुत ज्यादा कसैले चीजों के रूप में यानी कि चाय के रूप में, जो काली चाय हम लेते हैं, उन सब के रूप में वात का प्रकोप करते हैं। ये वात प्रकोप होने से आहारज हेतु है, विहारज हेतु बहुत ज्यादा चलने से, बहुत ज्यादा चोट लग जाने से, अच्छा जूता ना पहनने से, शूज अगर अनकंफर्टेबल हैं, उनके कारण भी गुल्फ संधि शूल क्रिएट हो सकता है। ये उसका विहारज हेतु हुआ। मानसिक हेतुओं में हम बहुत बार स्ट्रेस रहते हैं तो गुल्फ संधि शूल उसके कारण भी एक पार्शियल इफेक्ट, मतलब नॉट मेजरली, एक साइड रूप से वहां पर एक शूल का कारण बन सकता है। लेकिन इसमें मूलतः जो हेतु अगर हम देखेंगे तो एक होगा आघात यानी कि ट्रॉमेटिक सिचुएशन और दूसरा ओवरबर्डन यानी कि या फिर बहुत ज्यादा ओवरवेट हो उसके कारण, तीसरा नर्वाइन फैक्टर जो कि सियाटिक नर्व के कंप्रेशन के कारण क्रिएट हो सकता है। ये 3 मेजर हेतु हमें देखने चाहिए। लक्षण गुल्फ संधि शूल में, मतलब गुल्फ का संधि प्रदेश में शूल होना, ये उसका लक्षण है। चिकित्सा क्या है? सामान्य चिकित्सा वात की स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन। स्नेहन यानी कि लोकल एरिया में स्नेहन करना। यहाँ पर लोकल एरिया में स्नेहन करना है तो बला तेल का स्नेहन करें, शीर बला तेल का स्नेहन करें। स्वेदन करना है तो हमें सामान्य पोटली स्वेद का इस्तेमाल करें, जिसमें पत्र पोटली का इस्तेमाल करें अगर स्टिफनेस है तो। अगर स्ट्रेंथ में कमी आ रही है तो आप वहां पर शस्त्रिक्षाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पिंड में। लोकलाइज लेवल पे हमें स्वेदन को यूज करना चाहिए गुल्फ संधि शूल में। तीसरी चिकित्सा मृदु संशोधन, एरंडहरिति का इस्तेमाल जरूर करें। ये 3 बेसिक ट्रीटमेंट हैं गुल्फ संधि शूल के लिए। मॉडर्नाइज और पेटेंट मेडिसिन में जब हम यूज करते हैं तो पेटेंट मेडिसिन में यहाँ पर एंकल ज्वाइंट की कंडीशन में
हमें यूरिक एसिड के बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर कराना चाहिए, सीआरपी जरूर कराना चाहिए, ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बारे में जरूर पता करना चाहिए, पैर लटकाने की हिस्ट्री अगर पेशेंट की है, यानी कि वो कितनी देर तक बैठ के काम करता है, कितनी देर तक ट्रैवलिंग करता है, इसकी हिस्ट्री जरूर लें। कोई ट्रॉमा पास्ट में नहीं है, इसकी हिस्ट्री जरूर कंफर्म करें। ये हुआ मॉडर्न व्यू। मेडिसिन जो सबसे ज्यादा यूज होंगी वो होगी रुमाल या फोर्ट मेडिसिन जो है 2 टैबलेट मॉर्निंग 2 टैबलेट इवनिंग आफ्टर फूड लेना है। मस्काल्ड फोर्ट करके एक लिक्विड आता है एमएल फार्मास्यूटिकल का, उसको 2 टेबलस्पून मॉर्निंग 2 टेबलस्पून इवनिंग। अगर उसकी जगह उसकी टैबलेट मिलती है तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को। पायरोफ्लेक्स लिनेमेंट आता है सॉलिमिक्स का, उसको लोकली लगाएं। और साथ ही साथ इसमें एक अन्य चिकित्सा भी होती है जो जिसका नाम है अग्निकर्म, यानी कि हम वहां पर लोकली अग्निकर्म करें और स्वर्ण की शलाका से डायरेक्टली और लोह की शलाका से इनडायरेक्टली वहां पर दाह कर्म करना चाहिए गुल्फ के एरिया में। साथ ही साथ अगर हम और भी देखें तो ड्राई कपिंग इसमें बहुत अच्छी मेथड में यूज हो सकता है। और भी चीजें देखें तो विद्य कर्म यानी कि एक्यूपंचर की जो मेथोडोलॉजी आयुर्वेद में बताई है उसमें वहां पर जहां पर भी एंकल जॉइंट एंड होता है वहां पर हमें पुट करना चाहिए, वहां पर विद्य कर्म करना चाहिए। हमें जो स्मॉल निडल आती है 21 नंबर की स्मॉल निडल, हाफ निडल को यूज करना चाहिए प्रिक करने के लिए और उसमें विद्य कर्म का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ये तो एक जनरल बात हुई। अब इसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, अब ये अच्छे से समझिए कि यहाँ पर पेन स्प्रेन की वजह से भी हो सकता है। तो स्प्रेन की सिचुएशन में हमें ज्यादा से ज्यादा स्प्रे का यूज करना चाहिए। मस्काल्ड फोर्ट का स्प्रे आता है, उसका इस्तेमाल करें। शल्यकी एमआर करके एक मेडिसिन आती है जो कि लांगली और शल्यकी सराय गुगुल दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि गुफीक फार्मास्यूटिकल बनाती है। उसकी 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को दें। साथ ही साथ आप यहाँ पर यूरिक एसिड अगर रेज्ड हो गया है और उसके कारण एंकल पेन है और एंकल स्वेलिंग है तो आप इन कंडीशन में यूरिका करके एक मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आपको अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है प्रॉपरली ग्रंथोक्त मेडिसिन से, तब आपको कैशोर गुगुल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा एंकल ज्वाइंट पेन में करना चाहिए। ये तो हुई आज के एंकल ज्वाइंट पेन की बात। अभी तक हमने जनरलाइज बॉडी पेन और स्पेसिफिक पेन्स के बारे में, न्यूरोलॉजिकल सिचुएशंस जो हैं उन पे हमने बात करी, क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे हम पेन कहते हैं। पेन की फिजियोलॉजी जब हम देखते हैं तो इसमें नर्वाइन जो सेगमेंट है, मोटर सेगमेंट, वो जाते हैं और सेंसेशन क्रिएट करते हैं पेन की। So in this way we should understand कि what is the balancing between motor nervous system and sensory nervous system। वात का जो बैलेंसिंग सिस्टम है, वात और मज्जा की दृष्टि, वात और रक्त की दृष्टि, इसमें मूलतः रहना चाहिए हर पेन में। उदर शूल की जो अवस्थाएं हैं उसमें शूल की जो कारण है वो इंडाइजेशन और जो हमारे अन्न व स्रोतस की दृष्टि हेतु है वो बनते हैं। तो इस तरीके से हमने जनरलाइज अभी जितने भी पेन्स थे उनके बारे में बात करी। कल से हमारा चर्चा का विषय होगा हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया, पक्षाघात की सिचुएशन जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है। क्यों कॉमन हुई है उसके दोनों फैक्टर्स को देखें। आयुर्वेद में किस तरीके से सैद्धांतिक रूप से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन अर्थात की पेटेंट मेडिसिन जो आयुर्वेद की है उन्हें जनरल प्रैक्टिस में कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। पेशेंट को कब तक ट्रीट करना चाहिए या फिर कब तक उसमें मॉडर्न सहायता यानी कि एलोपैथ सेगमेंट में सहायता कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी, इनकी लिमिटेशंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कल हमारे जो सेगमेंट है जिसमें नाम आएगा पक्षाघात का, तो इसके लिए तैयार रहें। थोड़ा सा रीड आउट करें। हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और पक्षाघात की सिचुएशन में ऐसा क्यों बताया है कि स्नेहन के संयुक्त करके विरेचन देना है, क्यों ऐसा बताया है कि वहां पर विरेचन ही श्रेष्ठ चिकित्सा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और जय आयुर्वेद।